Indian woman to win a gold medal at the Paralympics. नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का महिलाओं के सशक्तिकरण से भी आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने पर खास फोकस है और इसी मकसद से मोदी सरकार लखपति दीदी समेत कई योजनाएं महिलाओं के लिए चला रही है। तो क्या कुछ खास है इन योजनाओं में और कैसे महिलाओं को मिल रहा है इनसे फायदा? आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे खास विशेषज्ञ मेहमान भी, लेकिन पहले आइए जरा देखते हैं लखपति दीदियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खास बातचीत। मोदी जी ने हमको लखपति दीदी बनाया है। मोदी जी के वजह से हम आज महिलाओं को एक सम्मान मिला है। मैं खुद भी एक लखपति हूँ और मैंने अब तक 160 बहनों को लखपति बनाया है। मैं आज मोदी जी से मिलने यहाँ पे आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हम मोदी जी से मिल रहे हैं और मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं मेरी मोदी जी को कहानी सुनाने वाली हूँ और मैं लखपति दीदी हूँ। जो लखपति दीदी बन जाती है और जो नहीं बनी है, उन दोनों के बीच में क्या संवाद होता है? जो लखपति दीदियां बन जाती हैं तो उनकी घर की स्थिति, उनका अनुभव कुछ और अलग उनको दिखता है कि वो अपना खुद आत्मनिर्भर हो जाती हैं, जिससे वो अपने परिवार का खर्च बहुत अच्छे से चला लेती हैं। और मैंने सर 2 दिव्यांग उद्यमियों हैं, उनको भी सपोर्ट किया है। उनको भी देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे वो दिव्यांग भी लखपति दीदी बन गई? जी बिल्कुल, उनको लखपति क्या काम करती हैं वो लोग? एक सोना पत्तल का बिजनेस है, एक किराना दुकान है। मैं खुद लखपति सीआरपी हूँ, 3.5 से 4 लाख रुपए कमा लेती हूँ और मैंने अपनी दीदियों को भी लखपति सीआरपी बनाया। अभी मैं तो लखपति हूँ ही, मैंने 207 महिला को अभी लखपति बनाया है और इस बाकी आप लखपति दीदी बनी, मतलब साल भर में कितना कमाती हैं? मैं साल भर में 8 लाख रुपया कमा लेती हूँ। 8 लाख रुपया? हाँ सर। ये तो आपसे डबल है भाई। कितने साल में ये अचीव कर लिया आपने? मेरा तो अभी 5 साल हो गया सर। पूरे आसाम के लोग तो आपको बड़ा इंस्पिरेशन के रूप में देखते होंगे। हाँ देखते हैं। अभी तो मैं सर 0 से बढ़कर मैं हीरो बन गई हूँ सर। शाबाश। मेरे सखी मंडल का नाम है अत्युत्तमम सखी मंडल, जिसपे हम लोग हैंडमेड एंड होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं जो सारी घर की चीज़ों से बनती है। सरस मेला है, वाइब्रेंट गुजरात है, मानसून फेस्टिवल है, उन सब में हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमारे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। एक ही साल में हम लोगों ने करीब 30 लाख से भी ऊपर का टर्नओवर कर लिया। 30 लाख से ऊपर का टर्नओवर और 12 लाख से भी ऊपर हम लोगों का नेट प्रॉफिट है सर। 10 महिला मिलकर सैनिटरी नैपकिन की कंपनी चलाते हैं सर। लातूर से कितना दूर है आपका गाँव? 20 किलोमीटर है सर। 20 किलोमीटर। हाँ। शुरू जब किया तब कितनी बहनें थी? तब 10 बहनें थे। हाँ। कोई आने के लिए तैयार नहीं था और वो बात भी बोलने के लिए तैयार नहीं था कि ये सैनिटरी नैपकिन ये हम ये लज्जाते हैं, हम ये बोल नहीं सकते, ऐसा बोलती थी। कितना टर्नओवर होता है? 5 लाख का टर्नओवर होता है सर। आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेती है? ऐसे ही आ जाते हैं सर बोल बोल के। अच्छा। तो बेचने के लिए महाराष्ट्र के बाहर भी जाते हैं क्या? नहीं सर, महाराष्ट्र में है अभी तक। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो महिला लोग के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम चला और हम लोग को जो रोजगार मिला सर, उसमें अहम भूमिका आप ही कहा। हम लोग को सिर्फ माध्यम जाने के लिए ये है, सारा चीज तो रास्ता तो बनाया आपका है, हम लोग को तो सिर्फ चलना है।
2017 से मैं एज ए बैंक सखी काम किया। अभी कितना कमाती हैं? अभी मैं सर 4.5 से 5 लाख तक कमाती हूँ। यहीं से हैं आप? हाँ, तो इन सबको घर ले जाइए। लेके जाऊंगी सर। हाँ। आप भी आइए। हाँ, मुझे कौन बुलाता है? कोई बुलाता नहीं। मैं बीसी सखी हूँ सर। मेरा काम जो है, जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं जिनको बैंक जाने में दिक्कत आती है, घर में उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके घर घर जाके मैं उनका खाता खुलवाती हूँ। सर मैं आपको कल का एग्जांपल बताती हूँ। सर कल मेरी गुड़िया से स्कूल में पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ गए हुए। हाँ। तो सर मेरे बच्चों ने बड़े प्राउड से बोला कि मेरे मम्मी तो महाराष्ट्र गए और मोदी जी से मिलने गए। आप नहान आए थे सर, उस समय भी आपसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन आज आपसे मिलकर सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। हमारा पहले सौभाग्य बहुत आता था। जो 2023 में इंटरनेशनल मिलिट्स ईयर चला था, तो हमने मिलिट्स का ट्रेनिंग लिए सर। मिलिट्स का ट्रेनिंग लेके कलेक्ट्रेट के पास जिला पंचायत है, वहाँ हमको बिल्डिंग मिली मिलिट्स कैफे चलाने का। तो हम लोग 38 दीदियाँ वहाँ काम करती हैं। आप कितना कमाती हैं? मैं सर मेरी वहाँ सैलरी 30,000 है, तो मेरी टोटल इनकम साल की 3,30,000 रुपए है। मैं एक पशु सखी और गुजरात वाले एनडीडी की तरफ से हेल्प वर्क करती हूँ, और मैं एक खुद लखपति दीदी हूँ, और मेरे साथ 88 महिलाएं काम करती हैं। मेरे समूह का नाम जय माता दी है, और मैं समूह में और गांव पातळी से पशु सखी का काम करती हूँ, और मैं 500 फार्मर के साथ काम करती हूँ। 500 फार्मर के साथ। तो मेरा काम है जो एसएसजी दीदी लोग हैं, वो लोग को मैं लोन देता है और वो लोग को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। लगभग 1,50,000 साल में कमा लेते हैं। 1 लाख से? जी सर। हम मोमेडियन है सर, तो हमारे समाज में बाहर निकलने का हमको इजाज़त नहीं थी सर। मेरे घर की हालात बहुत नाजुक थे सर, और समूह में जुड़ने के बाद मुझे पशु सखी का गांव पाचड़ी पर काम मिला, और आज मैं खुद लखपति दीदी हूँ सर। कहाँ से हैं आप? मेघालय से। मेघालय। कितनी बहनें हैं आपके साथ? समूह में तो हम तो 10 हैं, 10 लेकिन हम तो इतना एसएससी फॉर्मेशन में काम कर रहा है ना। मेरा तो एसएससी फॉर्मेशन में 3,000 जैसा हो गया अभी। जब हम ये अभियान में नहीं थे तो हमको कुछ महत्व नहीं था। जब हम ये अभियान में आए तो हमारा मान बढ़ गया, कृषि के डॉक्टर बन गए और कृषि सखी का ट्रेनिंग मिल गया, तो हमें डॉक्टर दीदी से जाना जाता है। कितने पशु होंगे जिनकी आपको चिंता करने की नौबत आती है? सर हमारे वहाँ पे जो भी है ना, हमारे ब्लॉक बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे 26 है, हम सभी काम करती है जो। तो हमारे वहाँ पे 470 लखपति दीदी बनाए हमने। 470? हाँ जी। वाह, आपने कमाल कर दी है, बहुत बधाई आपको। सर आपने 2021 में जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने का सर योजना बनाई थी, उसी के तहत सर हमने आत्मनिर्भर महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इछावर का सर गठन किया सर। और सर पहले ही साल में हमने 1,000 फार्मर्स दीदियों को कंपनी में सर जोड़ के 1,000? जी सर। एक साल में? हाँ सर। आदाब सर, मेरा नाम राबिया बशीर है। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस है, और अभी मेरी साल की इनकम 1,20,000 है। मैं खुद भी एक लखपति हूँ, और मैंने अपने साथ 160 मेंबर्स को लखपति बनाया है। कितने पशु की केयर करते हैं? हम अभी 10 पशुओं की केयर करते हैं। जय जोहार सर, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। सर हमारा एफपीओ है स्वर्णोपर, जो भारत सरकार जिसको प्रोजेक्ट को बनाई है, उसमें सर अभी तक हमारे 15,800 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, किसान दीदियाँ। तो हर दीदी 50 से 60,000 रुपए से अपना कमीशन निकालती है। कितने बहनें हैं? अभी हम लोग का साथ 500 महिलाएं हैं। अच्छा। मैंने ड्रोन दीदी में ये है, ये ड्रोन दीदी है। वाह। ये मेरा गांव में सब लोग ड्रोन पायलट बोलते हैं। पायलट, हाँ। त्रिशूर जिला में तीन ड्रोन पायलट है, उसमें मैं भी है। 2019 से मैं एसएचजी जीवन सहायता में सदस्य करके हूँ। सर हमारे साथ 1,500 महिला। 1,500? हाँ सर। मेरे को मराठी हिंदी नहीं आती सर ज्यादा। आप मराठी बोल सकती है? बोल सकते हैं ना सर। माझा व्यवसाय आहे, माझ्या शेतामध्ये मोह आहे, तर मी मोहाचा व्यवसाय करते, आणि समूहातील महिला आहे त्यांच्याकडून पण मी मोह खरेदी करते। तर माझा 2 महिन्यामध्ये 2 ते 2.5 लाख इन्कम झाला आहे। आणि 2 लाख? हाँ।
आणि टोटल महिला किती आहेत? 500. 538. सर मी मराठी बोलते. हो का? चालेल. मी माझा टुरिस्टचा व्यवसाय आहे. माझ्याकडे 2 टुरिस्ट बोट आहेत. त्याच्यातून मी पर्यटकांना फिरवते आणि मी स्वतः केरळला जाऊन तिथे मी केरळ दौरा करून आले. हे आम्ही तिथे व्यवसाय सगळं टुरिस्ट आम्ही महिला बघणार आहोत आणि स्वतःची माझी टुरिस्टची बोट आहे. स्वतः मी 3 वर्ष ती चालवते आणि त्याच्यातून मला 1 ते 1.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न येतो. आणि अजून मी सर्व महिलांना माझ्याबरोबर सोबत घेऊन हा व्यवसाय पुढे न्यायचा आम्ही प्रयत्न करणार. गोंदिया जिला से हूँ, सालेखासा क्षेत्र आदिवासी एरिया से हूँ, आदिवासी महिला हूँ. अच्छा. और ई रिक्शा मिला है मुझे. मैं ई रिक्शा स्वयं चलाती हूँ और उसी से गाँव से भी खरीदी करती हूँ और बिक्री करती हूँ. 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का मेरे को प्रॉफिट होता है. आप सबको सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब देश में लखपति दीदियों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है और जब लोग देखेंगे आपकी बातें सुनेंगे, आप भी यहाँ पर औरों को भी बताना कि आपका क्या अनुभव रहा है, कैसा अनुभव रहा है और उसके कारण कितना आत्मनिर्भर आप बन सकते हैं और पूरे परिवार को कितनी मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं, आपकी शक्ति का उपयोग होता है और उसके कारण पूरे आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है. मालूम है मेरा क्या लक्ष्य है? देखिए 1 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनी है और मुझे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है. तो आप लोगों को औरों को समझाना पड़ेगा. करेंगे? हाँ सर. पक्का? हाँ. शाबाश, धन्यवाद. तो लखपति दीदियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खास बातचीत आपने सुनी, आपने देखी. और भी इस तरह की कई योजनाएं हैं. यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक लेने के बाद लखपति दीदी योजना पर भी और बाकी योजनाओं पर भी खास विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा करेंगे. के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है. गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी. अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो. शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां. गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश. स्वागत है ब्रेक के बाद इस खास चर्चा में. और जैसा कि हमने बताया था कि हम लखपति दीदी योजना समेत तमाम महिला सशक्तिकरण योजना पर बात करेंगे. हमारे साथ बात करने के लिए खास विशेषज्ञ मेहमान जुड़ चुके हैं. रमन वाधवा जी हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर NRLM के MORD. और इसके साथ ही हमारे साथ दीपशिखा शिखरवार जी जो कि सीनियर एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स की. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का. मैं शुरुआत रमन वाधवा जी से करता हूं. रमन वाधवा जी, अभी लखपति दीदी के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हमने दिखाई, विस्तार से दिखाई. लखपति दीदी योजना के बारे में पहले आपका एक कमेंट. अगर जो बिल्कुल आम महिला हैं उनको इस योजना से किस तरह से लाभ मिल रहा है, किस तरह से वो लाभ ले सकती हैं? लखपति दीदी योजना एक तरह से एक आउटपुट है डे NRLM का, जिसमें जब समूह दीदियां बना लेती हैं तो उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के उपरांत यानी कि वित्तीय समावेशन, उन्हें कुछ बैंक लिंकेज की राशि मिल जाती है तो उसके बाद आजीविका से जोड़ा जाता है, किस तरह से वो लाइवलीहुड्स में काम कर सकती हैं. तो भारत सरकार ये विशेष योजना है जिसमें NRLM से के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जितने भी हमारे गरीब ग्रामीण दीदियां हैं, SHG मेंबर्स हैं, उनको आजीविका से जोड़ा जाए और उनको एक अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है. विशेष रूप से मान लीजिए एक दीदी यहाँ बोल रही थी कि हम स्वर्ण उपज प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हैं, तो उन्हें कंपनी से बनाना है और कैसे उत्पादन करके सामान बेचना है, वहां तक का प्रशिक्षण इन SHG मेंबर्स को दिया जाता है. यानी कि उनको संपूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास शासन द्वारा किया जा रहा है. बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने एकदम जिसे कहते हैं कि लखपति दीदी योजना का जो बिल्कुल क्रक्स है वो आपने बताई. मैं दीपशिखा जी से जुड़ता हूं. दीपशिखा जी, आपसे भी पहला सवाल इसी योजना को लेकर मैं करता हूं, उसके बाद बाकी योजनाओं पर आएंगे. लखपति दीदी योजना जिस तरह से 1 करोड़ महिलाएं जो हैं उनमें 11 लाख तो प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में जुड़ गई जिनको उन्होंने सर्टिफिकेट दिए. 1 करोड़ महिलाएं इस श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं. प्रधानमंत्री ने अभी बातचीत में कहा 3 करोड़ महिलाओं को इस श्रेणी में लाना है उनका लक्ष्य. ये कितना बड़ा गेम चेंजर आधी आबादी के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और कुल मिलाकर के समाज में हर तरह के विकास के लिए.
बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, अगर आप देखें कि जो टारगेट ऑडियंस है ये जो योजना है वो है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जी। तो उनको सक्षम बनाने की ये एक कोशिश है कि उनको आर्थिक तौर पर सक्षम बनाया जाए, जिससे उनको समाज में भी एक पहचान मिले, वो अपनी एक पहचान समाज में स्थापित कर पाए, और साथ ही साथ चूंकि वो आर्थिक रूप से भी जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी जी, तो की एक अलग उनकी न सिर्फ पहचान बनती है बल्कि वो घर परिवार में भी अपना सहयोग दे पाएंगी और उसकी एक अलग उनकी स्थिति हो जाती है जब वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है। और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, जो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, उसके साथ उनको ये जो योजना है वो जोड़ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बल मिलेगा। बिल्कुल, इससे ग्रामीण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आधी आबादी में की जिंदगी में आ रही है निश्चित तौर पर। और भी कई योजनाएं हैं। मैं रमन वाधवा जी आपसे इस बात पर खास तौर पर ये सवाल जिक्र करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो है ही, लेकिन अब जो बात है वो महिलाओं के नेतृत्व में विकास करने की है। तो ये जो तमाम योजनाएं हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, क्या फीडबैक आपको मिलता है इन योजनाओं के बारे में? कितनी कामयाबी मिल रही है इन योजनाओं की? तमाम योजनाएं, महिला समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के तमाम उन सारी योजनाओं का जिक्र हम कर भी रहे हैं, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। फीडबैक कैसा है इनका, इन तमाम योजनाओं का? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पे काम करने लगा है। मतलब साइड पे काम नहीं हो रहा है। तो जैसे हम एनआरएलएम की बात करें तो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम है, चाहे वो स्मैम को लेके है या फिर कस्टम हायरिंग सेंटर्स को लेके है, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। इसी प्रकार टूरिज्म को लेके हम लोगों ने एमओयू साइन किए, मतलब फॉर्मल एमओयू विद इन द गवर्नमेंट एक तरह से साइन हो रहा है ताकि हम फोकस्ड अप्रोच से काम कर सके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक योजना है जिसमें वो नेचुरल फार्मिंग में सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन सबसे बात है कि वो ट्रेनिंग एसएचजी मेंबर्स की जो दीदियां हैं उन्हें दे रहे हैं और उन्हें हम कृषि सखी के रूप में मान्यता दे रहे हैं। तो एक पहचान दीदियों की बन रही है। इसी उदाहरण मैं लूंगा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का। उसमें एक योजना है जिसमें हमने एनआरएलएम में पशु सखी बनाई। हमने ग्रामीण क्षेत्र में एक सोच से कि छोटे छोटे काम दीदियां पशु पालक जो है उनको सहयोग कर सके, लेकिन डीए आगे आया, उन्हें सर्टिफिकेशन किया और उन्हें ए हेल्प नाम से उनको रिकॉग्नाइज किया, तो उनको सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो एक अलग पहचान होने लगती है। ऐसी आपने महिला समृद्धि या फिर एमजीएनआरईजी की जो हमारी योजना है उनमें कैसा कन्वर्जेंस हो रहा है। तो ये कुल के विद इन द मिनिस्ट्री, चाहे इंट्रा डिपार्टमेंटल कहें या इंटर डिपार्टमेंटल कहें, इन स्कीम कन्वर्जेंस एनआरएलएम या एनआरएलएम का उनसे होना ये एक अपने आप बदलाव ला रहा है। अभी तो हमारी कोशिश है कि रेलवेज भी आगे आ रहा है कि हमारे जो भी दीदियां कुछ काम कर सकती है, चाहे कैंटीन को लेके हो, चाहे कि डोमेट्रीज मेंटेनेंस को लेके हो, इस तरह के काम रेलवेज भी सपोर्ट करने को तैयार है। तो एक जो होल ऑफ गवर्नमेंट या होल ऑफ सोसाइटी की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कही है, उसको लेके फोकस्ड अप्रोच में काफी अच्छा काम हो रहा है और इसका रिस्पांस फील्ड लेवल में काफी देखने को मिला है कि हाँ, सब लोग सभी डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहे हैं। जैसे एक शब्द होता है छितरा छितरा, वैसा नहीं, दे आर वर्किंग टू, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एक सिनर्जी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। दीपशिखा जी, एक तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो दो तीन चीजें हैं क्या कि जैसे महिलाओं के लिए योजनाएं पहले भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रही हैं, लेकिन अभी ज्यादा आक्रामक तरीके से ज्यादा योजनाओं के साथ महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। और दूसरी बात कि बात यह भी होती है कि कई बार योजनाएं चलती हैं लेकिन उसकी मॉनिटरिंग, उसका फीडबैक उस तरह से उसकी कामयाबी की नहीं मिल पाती। अब जाकर के कम से कम इस चीज में एक नोटिसेबल एक सुधार दिखाई पड़ रहा है योजनाओं के क्रियान्वयन में।
आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कीजिएगा मैम। अगर आप हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है देश के सामने कि एक डेवलप्ड नेशन बनना है, विकसित देश बनना है। तो आपको अगर विकसित देश बनना है तो आपकी जो आधी आबादी है उसका सक्षम होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे बहुत सारे और कार्यक्रम चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है, फोकस तरीके से उस पे काम किया जा रहा है गति शक्ति के द्वारा, उसी तरह से इस आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए ना सिर्फ सामाजिक तौर पे बल्कि आर्थिक तौर पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना है जो हमारे सामने, अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। और इसीलिए इतनी सारी योजनाएं लाई गई हैं ताकि फोकस तरीके से काम किया जा सके। क्योंकि अगर आप देखें कि लेबर पार्टिसिपेशन देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का, वो अभी भी हमारे देश में बढ़ा है कुछ वर्षों में, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है अगर तुलना करें बाकी देशों से। तो उसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो ये जो योजनाएं चल रही हैं, अगर आप मुद्रा में देखें, जो प्रेफरेंशियल उसमें कंसेशनल लोन्स मिलते हैं या लखपति दीदी, तो कोशिश यही है कि महिलाओं को अर्थव्यवस्था के साथ कितना ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। बिल्कुल, और वो उसका असर दिखाई भी पड़ रहा है। रमन वाधवा जी, जो तमाम योजनाएं हैं, अब जैसे हमने देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के तमाम तरह की योजनाएं, यानी कि सुरक्षा संरक्षा के साथ साथ उनका सशक्तिकरण, उनका विकास, इन सब योजनाओं के जरिए, इन योजनाओं को लेकर के महिलाओं आधी आबादी तक पहुंचने में, उनको जागरूक करने में पहले के मुकाबले चुनौतियां ज्यादा हैं, चुनौतियां कम हुई हैं? सबसे महत्वपूर्ण है जो महिलाओं में एक जागरूकता आई है पढ़ाई को लेके, स्टडीज को लेके, वो एक काफी रही है। एक दूसरा मैं कहूंगा एनआरएलएम जैसे जो प्रोग्राम हैं या फिर जो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना है, उसमें उन्होंने जो मोटिवेशन हमारी जो महिला बच्चियां जो स्कूल जाती हैं उनमें काफी सहयोग किया है। तो इससे एक बढ़ावा मिला है और जैसे होता वर्ड ऑफ माउथ आपस में जा रहा है कि हमारे लिए इसकी आवश्यकता है, और इससे काफी स्पीड अप होके कार्यों की जो गवर्नमेंट स्कीम्स लागू करती है वो तेजी से पहुंच रही है। दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस, मैं फिर एनआरएलएम पे ही आता हूं कि एनआरएलएम ने कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए हैं जिसे हम क्लस्टर लेवल फेडरेशन बोलते हैं या विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रामीण स्तर पर एसएचजी का एक समूह हो गया और क्लस्टर लेवल हो गया 25 से 30 गांवों को मिला के एक समूह हो गया, और ये एक सोसाइटी के रूप में अधिकतर जगहों पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे तो बैठकें होती हैं निरंतर प्रत्येक एक प्लेटफॉर्म बना लिया गया है शासन द्वारा सभी जगहों, यहाँ से योजनाओं का फ्लो कर सके। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो इस पर हमारे इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लोग यही कारण रिस्पॉन्स काफी बढ़ गया है। ठीक, दीपशिखा जी, एक आपसे जरूर मैं कमेंट लेना चाहूंगा। इस समय महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ महिला सुरक्षा भी बड़ी चर्चा में है। प्रधानमंत्री ने जलगांव में साफ तौर पर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा निश्चित रूप से सुनिश्चित होनी ही चाहिए। इस बयान को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, हमारे देश में ये नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं पा रही है। तो जाहिर सी बात है इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की जरूरत है, इसको और बेहतर बनाने की जरूरत है, और कानून व्यवस्था में जो बदलाव किया जाना चाहिए उसको करने की जरूरत है ताकि बेटियां जो हैं वो बच पाएं। और जिस तरह की कानून व्यवस्था में ढील दी जाती है महिला के प्रति अपराध को लेकर के, उसको और व्यवस्था को किस तरह से सुधारा जा सकता है कि अगर उनके प्रति कोई अपराध होता है तो उसमें
कार्यवाही हो, कानून व्यवस्था किस तरह से और सुधारा जा सके। बिल्कुल, और इसमें बड़ी भूमिका जो है वो राज्य सरकारों की है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनका मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपशिखा जी जुड़ने के लिए, साथ में रमन बाजवा जी आपका भी जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की ये खास चर्चा हमारी थी महिला सशक्तिकरण को लेकर, कुछ तमाम योजनाएं हैं और महिला सशक्तिकरण पर जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार का फोकस है। तो आज की खास चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।